2013 में ओप्पो से 2 एम्प्लॉयज निकले और उन्होंने कंपनी चालू करी वन प्लस। इस कंपनी का गोल बिल्कुल सिंपल था, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बहुत अच्छे दाम पर, बस प्रॉफिट, सेल्स, कस्टमर वगैरह उन्हें कुछ नहीं देखना था, सिर्फ प्राइस और प्रोडक्ट, ये दोनों उनका मेन गोल था। जिस वक्त लोग अपने यूआई को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, कस्टम यूआई, ये यूआई वो यूआई, उस टाइम पर इन्होंने स्टॉक एंड्रॉइड लिया, उसमें जो इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, जो उस यूआई को और सिंपल कर रहे थे, उनके काम को और इफेक्टिव बना रहे थे, वो फीचर्स डाले और अपना ऑक्सीजन ओएस लाकर खड़ा कर दिया और ये उनका बेस्ट सेलिंग पॉइंट बना। एक ऐसी कंपनी जो कंज्यूमर के फीडबैक को सुनती थी, एक ऐसी कंपनी जो टेक एंथुसियास्ट को समझती थी, एक ऐसी कंपनी जो साल में केवल एक ही प्रोडक्ट पर फोकस करती थी, एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया के अंदर ऑनलाइन बिजनेस की पावर को बताया। वहां से आज का अगर हम सिनेरियो देखें तो वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आज हमें साल में 2 या उससे ज्यादा फोन्स देखने को मिलते हैं। इसने अपने आप को कैटेगराइज कर दिया है फ्लैगशिप, मिड रेंज और लोअर एंड में। और साल 2021 तो माशाल्लाह इसके लिए बहुत ही खतरनाक साल रहा है। कंपनी का ओप्पो के साथ वापस आना, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आई क्योंकि उसकी कोर फिलॉसफी चेंज होने लगी। वन प्लस ऑक्सीजन ओएस, उसको यहाँ पर मर्ज कर दिया गया ओप्पो के कलर ओएस के साथ। हालांकि मैंने अभी OnePlus 9 RT के साथ इसको यूज करा है। मैं बताऊं जो मुझे फील हुआ वो ये है, ऑक्सीजन ओएस अब ऑक्सीजन ओएस रहा नहीं, कलर ओएस के ऊपर ऑक्सीजन ओएस की स्किन चढ़ाई गई है बस। लेकिन क्या इससे मुझे फर्क पड़ा? ऑब्वियसली नहीं। अभी भी वो बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत ज्यादा स्मूथ, बहुत ज्यादा रिलाई सॉफ्टवेयर है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर इस चीज से है, मैंने ये पर्सनली चीज नोटिस करी जैसे ही OnePlus Nord 2 आया था ना, OnePlus Nord पहले वाले में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। जैसे ही अगला अपडेट आया था उसके बाद ही ये पर्सनली मैंने फील करी है। पता नहीं दूसरे लोगों ने फील करी या नहीं करी है, या फिर मेरे ही यूनिट में कोई दिक्कत आई है, लेकिन मैंने ये फील करा कि पुराने वाले फोन्स में बग्स आने शुरू हो गए हैं अब और ज्यादा। इसके बाद OnePlus Nord 2 का ब्लास्ट केस, हालांकि इसमें मेरे हिसाब से कंपनी की गलती नहीं होगी क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत होती तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती इस तरह की, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर नहीं आई। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पर अब बढ़ने लगा। जैसा कि OnePlus आया था उसने एक टर्म इंट्रोड्यूस करा था फ्लैगशिप किलर, अब ये खुद फ्लैगशिप बन गया है। तो यहाँ पर अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज गलत है। हाँ भाई, अब हमें फोन महंगे मिलने लगे, लेकिन अगर मैं एज अ कंपनी देखूं तो भाई ये चीज गलत नहीं है, या फिर मैं एज अ क्रिएटर भी देखूं तो ये चीज गलत नहीं है। कोई भी एक धंधा चालू कर रहा है, धंधे का पहला ही उसूल होता है प्रॉफिट में आना। प्रॉफिट में आने के लिए ऑब्वियसली उन्हें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, उन्हें मार्केटिंग करनी पड़ेगी ताकि ज्यादा सेल्स हो, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। कस्टमर्स ये नहीं देखते कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, आपके जितने भी हार्डवेयर टेक है उनकी एडवांसमेंट हुई है, उनके R&D में पैसा लगा है, ये सारी चीजें कस्टमर नहीं देखता। लेकिन एज अ टेक यूट्यूबर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, उसके हिसाब से सारे पर्सपेक्टिव आपको बताना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से OnePlus ने जिस तरीके से प्राइसेस को बढ़ाया है वो इतना भी गलत नहीं है। इसके बाद 2021 में ही 9 सीरीज के साथ, 9 Pro के साथ जो बेंचमार्क का इशू आया कि OnePlus बेंचमार्क को मैनिपुलेट कर रहा है अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए, और कॉफन की आखिरी कील मारी काल पाई ने कंपनी को छोड़कर, जो कि वन ऑफ द वर्स्ट सीन बन गया 2021 का OnePlus के लिए। तब यहाँ पर ये सारी चीजें होने के बाद भी अभी भी OnePlus नहीं माना है, और जो सिंपल चीज वो चल रही थी पहले, अब बहुत ज्यादा वो चीज कंफ्यूजन में बदल चुकी है। यहाँ पर हमें OnePlus 10 Pro का लॉन्च देखने को मिला। ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है कि OnePlus ने अपनी सीरीज को बिना इतना ज्यादा हाइप करे, बिना कोई बवाल मचाए, OnePlus का एक फोन लॉन्च कर दिया, वो भी एक स्पेसिफिक कंट्री बेस, सिर्फ चाइना के अंदर। OnePlus 9 RT के साथ भी यही हुआ था, सिर्फ चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था। और ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि क्यों OnePlus ने ऐसा करा। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में अभी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला कि OnePlus 10 Pro है वो सिर्फ चाइना में ही लॉन्च क्यों हुआ। दूसरा सवाल कि उस सीरीज के अंदर जो OnePlus 10 सीरीज एक आई है उसमें केवल प्रो सीरीज ही लॉन्च क्यों हुई है, जबकि जनरली 9 और 9 Pro दोनों एक साथ लॉन्च होते हैं। तब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरे दिमाग में जो लग रहा है वो है। मैं कंप्लीटली रॉन्ग हो सकता हूँ, आप लोग अपना नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो कि इन दोनों सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं। पहले आप मेरे सुन लो। नंबर 1, रेस फॉर द स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर। 28 दिसंबर 2021 को Xiaomi ने अपनी 12 सीरीज को अनाउंस कर दिया। उन्होंने बता दिया कि उनके फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। उसके बाद Realme ने भी अनाउंस कर दिया कि उनके GT सीरीज के अंदर आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा। लेकिन ये दोनों फर्स्ट नहीं थे। दुनिया का पहला फोन जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा था वो है Moto Edge X30, जो कि अभी सिर्फ चाइना के अंदर मौजूद है और जल्दी ही ग्लोबल लॉन्च के लिए भी तैयार है। तो यहाँ पर आप ये बताओ कि कोई एक कंपनी है
उसका फोन आने वाला है, हमें एज अ कंज्यूमर इतने छोटे लेवल पर लीक्स पता चल जाते हैं कि उस फोन के अंदर ये आने वाला है, ये आने वाला है, ये आने वाला है, या फिर इस डेट तक वो आ सकता है। तो सोचो एक कंपनी के मैनेजमेंट लेवल पर जो बैठा है, जैसे वन प्लस का मैनेजमेंट या ओप्पो का मैनेजमेंट, उसको कितनी सारी नॉलेज होगी कि मोटोरोला का या फिर शाओमी के कौन से फोन आने वाले, उसमें क्या हार्डवेयर होने वाला है, रिलीज डेट कब होने वाली है। तो इसी वजह से इस रेस में फर्स्ट आने के लिए कि उन कंपनीज में नाम हो उनका कि भैया स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के जो प्रोसेसर आए थे उसमें सबसे पहले फोन्स कौन कौन सी कंपनी लेकर आई थी, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री देखी जाए तो वन प्लस हमेशा सबसे पहले रहा है, इस रेस में टॉप 3 में तो रहा है। तो इसी लेगेसी को बनाए रखने के लिए वन प्लस ने बोला कि भैया अभी एक काम करते हैं, जो हो सकता है वो करते हैं, अभी जो भी हमारे पास जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं उनका यूज करते हैं और अभी के लिए केवल चाइना के अंदर लॉन्च कर देते हैं, ताकि हम लॉन्च तो हो जाएं, बाकी का बाद में देखेंगे। रीजन नंबर 2, वन प्लस और ओप्पो के मर्जर के बाद जो वन प्लस 2.0 बाहर निकला है, वहां पर जो चीजें थी, जो कोर फिलॉसफी थी वन प्लस की, वो भी चेंज हो चुकी है। यहां पर पहले वन प्लस के लिए चाइनीज मार्केट प्राइमरी मार्केट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि वन प्लस का पूरा मैनेजमेंट ओप्पो संभाल रहा है, तो ओप्पो शायद ये चाहता है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि ये सारी बातें मेरी अपनी अंदाजे लगाई हुई चीजें हैं, ये कोई भी फैक्ट बेस्ड बातें नहीं है। तो यहाँ पर शायद ओप्पो का जो मैनेजमेंट है वो ये चाहता है कि वन प्लस चाइनीज मार्केट के अंदर भी अपने नाम को एस्टेब्लिश करे। यहाँ पर ओप्पो की रेनो सीरीज और ओप्पो की जो फाइंड एक्स सीरीज है, उनके बीच में शायद वन प्लस के फोन्स को वो डाल सकता है। तीसरा रीजन ग्लोबल लॉन्च ना होने का, वो है चिप शॉर्टेज। इसकी वजह से एक चीज सिंपल सी देख लो, डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनीज बहुत ज्यादा है। शाओमी को चाहिए, रियलमी को चाहिए, वीवो को चाहिए, सबको फ्लैगशिप प्रोसेसर चाहिए। क्वालकॉम कंपनी एक ही है, उसके पास डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन चिप शॉर्टेज की वजह से वो सप्लाई नहीं कर पा रहा। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल, अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर प्राइसेस को बढ़ाने के बावजूद भी क्वालकॉम जो है वो इन कंपनीज की डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि सप्लाई चेन की पूरी वाट लगी पड़ी है। तो इसी वजह से सबने पहले अपने लिए थोड़े थोड़े चिप्स मंगाए, उससे जितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं बनाए, वो मार्केट में डाल दिए। अब जैसे जैसे उनके पास सप्लाई आती जाएगी, वैसे वैसे वो लोग उसका प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे। तो इसी वजह से शायद अगर वन प्लस ग्लोबली जाता तो उसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा चाहिए होते, उतने उसके पास है नहीं। इसी वजह से एक काम करो, सिंपल सा, चाइना के अंदर लॉन्च कर दो पहले, उसके बाद बाकी के लोगों को देखा जाएगा। रीजन नंबर 4, यूनिफाइड ओएस इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। अगर हम चाइना के अंदर देखें OnePlus 10 Pro को, तो वो Android 12 बेस्ड ColorOS 12 के साथ आ रहा है। अब यहाँ पर उनकी गिनती बिल्कुल अलग चलती है, क्योंकि वहां पर Google Play वगैरह का सपोर्ट नहीं है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पर अभी की अगर मैं बात करूँ तो OnePlus 9 RT मैंने यूज करा, वो आउट ऑफ द बॉक्स Oxygen OS 12 के साथ आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अब एक सिर्फ स्किन रह गई है ऑन द ColorOS, लेकिन जो आपका OnePlus 9 RT के अंदर Oxygen OS 12 आ रहा है, वो Android 11 बेस्ड है। ये जो OnePlus 12 Pro के साथ आ रहा है ColorOS 12, वो Android 12 बेस्ड है। तो यहाँ पर शायद OnePlus या मैं कहूँ Oppo शायद ये चाहता है कि जब OnePlus 10 Pro ग्लोबली तैयार हो, ग्लोबली लॉन्च होने वाला हो, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 बेस्ड Oxygen OS 12 के साथ आए। और ये शायद अभी डेवलपमेंट के अंदर ही है। शायद ओप्पो खुद कंफ्यूज है कि वो क्या करे, और ज्यादा Oxygen OS को बनाए रखे जैसा वो है, या फिर ColorOS के पूरे ही कोर को यूज करके केवल स्किन ही चढ़ाई जाए अभी तक। तो शायद इस कंफ्यूजन और डेवलपमेंट फेज की वजह से भी ये रीजन हो सकता है कि ग्लोबल लॉन्च हमें अभी देखने को नहीं मिला। तो ये वो 4 रीजन थे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं कि अभी जो OnePlus 10 Pro है वो सिर्फ चाइना में क्यों लॉन्च हुआ। दूसरा कंफ्यूजिंग सवाल कि क्यों अभी केवल 10 Pro लॉन्च हुआ है, जबकि जनरली 10 और 10 Pro को एक साथ लॉन्च होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 9 और 9 Pro के साथ क्या हुआ था, स्पेक्स जो परफॉर्मेंस वाइज थी वो बिल्कुल सेम थी, दोनों के अंदर Snapdragon 888 आपको देखने को मिल रहा था। डिफरेंस किसमें था, Pro के अंदर आपको अच्छा डिस्प्ले मिल रहा था, अच्छा कैमरा सेटअप मिल रहा था, अच्छा डिजाइन आपको देखने को मिल रहा था, स्पीकर्स हो गए, हैप्टिक्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही थी Pro सीरीज के अंदर। बाकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम था। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, चिप शॉर्टेज चल रही है। अभी केवल उनके जो टॉप एंड फोन्स है उनके लिए Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो सोचो एक साथ 2 लाइनअप के फोन्स को सेम प्रोसेसर के साथ ला पाना कितना ज्यादा मुश्किल काम होता है। और ये जो दूसरा सवाल है, इसका जो रीजन है, ये भी एक रीजन हो सकता है कि क्यों केवल चाइना के अंदर आया। अभी उन्होंने 10 Pro केवल लॉन्च कर दिया चाइना के अंदर, जब ये ग्लोबल लॉन्च के लिए तैयार होगा, जो मार्च के अराउंड स्पेकुलेट किया जा रहा है, तो जब ये ग्लोबल लॉन्च होगा तब शायद OnePlus के पास अभी डिजाइन वगैरह सब कुछ रेडी है 10 का, सिर्फ प्रोडक्शन करवाना बाकी है। तो जैसे ही चिप्स अवेलेबल हो जाएंगी, जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो देखो 2 रीजंस होंगे। पहला
एक तो जैसे ही चिप की सप्लाई वगैरह ठीक हुई, सप्लाई की वजह से डिमांड उतनी ज्यादा नहीं रह जाएगी अब, तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नंबर 2, 2 से 3 महीने के बाद मीडियाटेक भी अपना कुछ ले आएगा, तो क्वालकॉम का जो ये वाला प्रोसेसर है ये थोड़ा पुराना हो जाएगा, और जब प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना हो जाता है उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये दोनों रीजन मिलकर प्रोसेसर की प्राइस को कम कर देंगे। तो यहाँ पर शायद इसी वजह से जब ग्लोबल लॉन्च होगा तब 10 और 10 प्रो दोनों एक साथ ग्लोबली लॉन्च करे जाएंगे, और जो 10 की प्राइस को कम करना है वो भी OnePlus अच्छे से मैनेज कर पाएगा। अब यहाँ पर शायद कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई 10 सीरीज के अंदर स्नैपड्रैगन 88 प्लस भी दे सकते थे, लेकिन वो प्रोसेसर पुराना हो चुका है भाई। OnePlus की लेगेसी को भी समझो ना, वो हमेशा टॉप एंड परफॉर्मेंस तो आपको टॉप एंड देगा, बाकी सारी चीजों में कटौती कर देगा, परफॉर्मेंस में कटौती नहीं करेगा। तो इसी वजह से वो ये प्रोसेसर तो नहीं ही यूज कर सकता। अगर यूज करना ही होता तो वो 9RT नहीं लाता, फिर वो डायरेक्ट OnePlus 10 के नाम से ही आता। तो बस मुझे उम्मीद है मैंने आपके थोड़े से कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया होगा कि क्यों OnePlus का 10 Pro सीरीज इतना कंफ्यूजिंग रहा, और आपके सारे सवाल मैंने लगभग कवर कर ही लिए होंगे। बाकी और कोई सवाल है आपका तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको क्या लगता है इन दोनों सवालों का जवाब और क्या हो सकता है जो मैंने बताया उसके अलावा, उसे भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे पता है हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, कुछ ना कुछ अलग पॉइंट तो जरूर निकाल के लाएगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।